मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बेटा मुझे दिवाली की फैमिली डिनर टेबल पर इतनी जोर से धक्का देगा कि मैं पूरे परिवार के सामने फर्श पर गिर जाऊं, सिर्फ इसलिए कि उसके ससुर जी आकर मेरी जगह बैठ सकें। उसे यह नहीं पता था कि उसी रात मैंने उसके लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल देने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह जब वो उठेगा, उसके फोन पर 47 मिस्ड कॉल उसका इंतजार कर रही होंगी, क्योंकि अंजाम हमेशा उसी समय आते हैं जब इंसान उन्हें सबसे कम उम्मीद करता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, भोपाल। मेरा नाम महेंद्र मेहता है। मैं 68 साल का हूं और पूरी जिंदगी मेहनत करके मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की। मेरी पत्नी सुनीता मुझे 5 साल पहले छोड़कर चली गई थीं और तब से मेरा बेटा रोहन ही मेरी दुनिया था। कम से कम मैं यही सोचता था। 24 अक्टूबर 2024 की उस दिवाली की रात तक। उस दिन दोपहर में रोहन के घर पहुंचा, दिल में खुशी लेकर। मैं अपने पोते पोतियों अभिषेक और आर्या के लिए खास गिफ्ट लाया था और साथ में एक महंगी प्रीमियम विस्की की बोतल, जिसे मैंने सालों से किसी खास मौके के लिए संभाल कर रखा था। घर रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहा था। फ्राइड पनीर और मसालेदार मटन की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। सब कुछ एक परफेक्ट फैमिली राज जैसा लग रहा था। दादू आ गए। अभिषेक, जो अब 15 साल का हो चुका था, मेरी तरफ भाग कर आया। आर्या, सिर्फ 12 साल की, हमेशा की तरह मेरे गले से लिपट गई। उन दोनों के मासूम आलिंगन ही उस रात की सबसे सच्ची खुशी थी। बहू ने वही पुरानी बनावटी मुस्कान पहनी हुई थी। मेरी बहू प्रियंका ने एक मजबूर मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। उसकी आंखों में हमेशा कुछ ऐसा होता था जैसे वो मेरी हर बात का हिसाब किताब करती हो। नमस्ते पापा जी, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। रोहन किचन से निकला, लेकिन उसका पापा कहना ऐसा लगा जैसे कोई औपचारिकता निभा रहा हो। उसके चेहरे पर वो गर्मजोशी बिल्कुल नहीं थी जो एक बेटे को अपने पिता को देखकर होनी चाहिए। टेबल 8 लोगों के लिए सजी थी, लेकिन घर में हम सिर्फ 6 लोग थे। मैंने पूछा, कोई और आ रहा है क्या? हाँ, मेरे पापा आने वाले हैं, प्रियंका ने कहा। वो श्री राजीव मल्होत्रा, 72 साल के एक बिजनेसमैन, जो हमेशा चुपचाप मेरे बिजनेस के मुकाबले में खड़े रहे थे। जैसे ही प्रियंका के पिता आए, रोहन बदल गया। दरवाजा खुला और राजीव मल्होत्रा अंदर आए। रोहन अचानक एकदम बदल गया। इतनी अदब, इतनी चुस्ती, इतनी मिठास। आइए अंकल, क्या बात है, हमारे घर आए, बहुत सम्मान है। मैंने कभी उसे मेरे लिए इतना उत्साहित नहीं देखा था, लेकिन मैंने सोचा दिवाली है, झगड़ा करने का दिन नहीं। हम सब टेबल पर बैठे। मैं हमेशा की तरह हेड सीट पर बैठा, मेरी जगह। मेरी पत्नी के जाने के बाद हमेशा से यही सीट मेरी होती थी। पर जैसे ही राजीव मल्होत्रा पास आए, रोहन ने मुझे उस नजर से देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ठंडी, बेरहम, अजनबी जैसी। पापा, आपको इस सीट से उठना होगा। मैं हैरान रह गया। क्यों बेटा? ये सीट मेरे ससुर जी की होगी। आज वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर तमाचा मार दिया हो। रोहन बेटा, मैं हमेशा यहां बैठता हूं, ये मेरी जगह है। कमरा तनाव से भरा हुआ था। प्रियंका नजरें झुकाए बैठी थी। बच्चे चुप हो गए। राजीव मल्होत्रा खड़े देखते रहे, चेहरे पर अजीब सी तृप्ति। पापा, प्लीज ड्रामा मत कीजिए, उठिए। और फिर वो हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि रोहन मेरे पास आया, मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखा और मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं फर्श पर गिर पड़ा। 68 साल की उम्र का शरीर वो धक्का सह नहीं पाया। मैं जमीन पर बुरी तरह गिरा, पूरे परिवार के सामने। आर्या चीख पड़ी, दादू। अभिषेक मेरी तरफ दौड़ा। प्रियंका ने मुंह पर हाथ रख लिया और राजीव मल्होत्रा के चेहरे पर मुझे साफ संतोष दिखा। फर्श पर पड़े पड़े मैंने वो वाक्य सुने जिन्होंने उस रात सब कुछ बदल दिया। ये सीट मेरे ससुर जी की है। पापा, उठ जाइए यहां से। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। सिर्फ सम्मान नहीं, मेरे बेटे की वो तस्वीर जिससे मैं जिंदगी भर मोहब्बत करता आया था। बच्चों ने मुझे उठाया। दादू, आप ठीक हो? आर्या रोते हुए बोली। हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। मैंने झूठ बोला।
पर मेरे अंदर एक तूफान जन्म ले चुका था। उस रात का खाना धोखे का स्वाद लिए हुए मैं एक कोने की सीट पर बैठा, जहां खुद को मेहमान भी कहूं तो मेहमान से कम लगा। मैंने बस देखा कैसे रोहन राजीव मल्होत्रा के आगे सिर झुकाए उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसके असली पिता हों। मैंने देखा प्रियंका कैसे हर बात पर उनके इशारों पर चल रही थी। मैंने देखा मेरे पोते पोती मुझे उदास आंखों से देखते रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पिता ने दादू के साथ ऐसा क्यों किया। और उसी रात मैंने फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जो हम सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। डिनर खत्म होते ही युद्ध शुरू। मैं बाथरूम गया, आईने में देखा मेरी आंखें रोने से नहीं बल्कि ठंडे गुस्से से लाल थीं। मैंने फोन निकाला और एक के बाद एक 3 कॉल किए, मेरे वकील को, मेरी अकाउंटेंट को, मेरी कंपनी के दूसरे इन कमांड को, और तीनों से कहा कल सुबह रोहन की कंपनी में सारी शक्तियां खत्म, सारे फायदे खत्म, सारी गारंटियां खत्म। मैं बदला नहीं ले रहा था, मैं न्याय कर रहा था। उसकी हर बेअदबी की कीमत उसे रुपए पैसे में नहीं जिंदगी में चुकानी थी। और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा खेल। मैं डाइनिंग रूम में वापस लौटा। उधर मेरी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके लिए मैं अब कोई नहीं बन चुका था। पर मुझे पता था कल सुबह जब रोहन उठेगा उसे समझ आएगा कि पिता को गिराने की कीमत कितनी महंगी पड़ती है। ससुर जी, पापा का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने एक मामूली सी फैमिली बहस पर मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे आपकी मदद चाहिए। रोहन की आवाज कांप रही थी। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की सन्न कर देने वाली चुप्पी रही। मामूली बहस? राजीव मल्होत्रा की ठंडी नाप तौल कर बोलने वाली आवाज आई। रोहन, तुम्हें पता है तुम अभी क्या बोल रहे हो? वो बस एक गलत फहमी थी पापा जी। आप तो जानते हैं बाप बेटे में ऐसी बातें हो जाती हैं। नहीं रोहन, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अपने पिता के साथ वैसा व्यवहार कभी नहीं किया जैसा तुमने कल रात अपने पिता के साथ किया। रोहन के अंदर डर की पकड़ और कसने लगी। ससुर जी प्लीज, प्रियंका और बच्चे हैं, उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। आप तो समझ सकते हैं ना? मैं बहुत साफ समझ सकता हूं। राजीव की आवाज अब और सख्त हो चुकी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि 42 साल का एक आदमी अपने उसी बाप को सबके सामने जलील कर रहा था जिसने उसे सब कुछ दिया। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस आपको आपका सम्मान दिखाना चाहता था। सम्मान? राजीव ने लगभग काटते हुए कहा। रोहन, सम्मान किसी और को गिराकर नहीं बनाया जाता, और वो भी अपने खुद के बाप को। तुमने जिस तरह से महेंद्र जी को धक्का दिया वो ना सम्मान था ना मजाक, वो सीधी सीधी शर्मनाक हरकत थी। रोहन को साफ महसूस हो रहा था कि उसका आखिरी सहारा भी हाथ से निकल रहा है। ससुर जी, हम फैमिली हैं। प्रियंका आपकी बेटी है, बच्चे आपके नाती नातिन हैं। हाँ, और इसी वजह से राजीव ने बहुत साफ लहजे में कहा, मैं अपने नाती नातिन को ये नहीं देखने दूंगा कि उनके पिता अपने ही दादा के साथ ऐसा व्यवहार करें और फिर भी सब ठीक ठाक चलता रहे। प्रियंका और बच्चों को मेरा पूरा साथ हमेशा रहेगा। लेकिन तुम रोहन, तुमने साबित कर दिया कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपका क्या मतलब है ससुर जी? मतलब ये कि जो आदमी अपने खुद के पिता के साथ गद्दारी कर सकता है वो किसी के भी साथ कर सकता है। इसलिए ना तो मैं तुम्हें कोई पैसों की मदद दूंगा, ना तुम्हें अपनी किसी कंपनी में जॉब दूंगा, और ना ही तुम्हें अपने घर में जगह। रोहन की टांगों से जैसे जान निकल गई। आप सीरियस हैं? जिंदगी में शायद पहली बार इतना सीरियस हूं, राजीव ने ठंडी सांस लेकर कहा। और एक बात और सुन लो, मैं खुद महेंद्र जी से बात करूंगा कल जो कुछ हुआ उसके लिए, उनसे माफी मांगने के लिए कि मैं उस अपमान का गवाह था। और अगर वो चाहें तो मैं उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी ऑफर करूंगा। ये शब्द रोहन पर हथौड़े की तरह गिरे। अब वो सिर्फ अपने ससुर का सहारा नहीं खो रहा था, बल्कि उसका ससुर सीधे उसके पिता के साथ खड़ा हो रहा था। ससुर जी प्लीज एक बार फिर सोचिए। मैंने बहुत सोच लिया रोहन, राजीव ने अंतिम ठंडेपन से कहा।
महेंद्र मेहता जैसा आदमी हैवे इंसान के साथ ही मैं काम करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ नहीं। लाइन कट चुकी थी। मोबाइल पर बस कॉल एंडेड लिखा था। दरवाजे पर खड़ी प्रियंका ने पूरी बातचीत सुन ली थी। उसके चेहरे से मानो सारा खून उतर गया हो। पापा भी हमारी मदद नहीं करेंगे, उसने बमुश्किल फुसफुसाया। नहीं, रोहन ने सूखे गले से कहा। तो अब हम क्या करेंगे रोहन? कहाँ रहेंगे? बच्चों का स्कूल, मेरी जॉब, सब। मुझे नहीं पता प्रियंका, सच में नहीं पता। उसी वक्त अभिषेक और आर्या सीढ़ियों से उतरते हुए आए। घर में फैले सूटकेस, खुले डिब्बे, रोती मां, सब देख चुके थे। डैड, क्या हो रहा है? अभिषेक ने घबराहट से पूछा, जिस तरह हर टीनेजर समझ जाता है कि उसकी दुनिया बदलने वाली है। मॉम क्यों रो रही है? आर्या ने धीमी आवाज में पूछा। रोहन ने अपने बच्चों की तरफ देखा, उस शर्म के साथ जिसकी गहराई वो पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे बताए कि उसके अहंकार और बेवकूफ़ी ने पूरी फैमिली की नींव हिला दी है। बच्चों, हमें बात करनी होगी। प्रियंका ने कोशिश की, लेकिन आवाज टूट गई। क्या ये सब कल रात दादू के साथ जो हुआ उसी की वजह से है? अभिषेक ने सीधे पूछा। ये सवाल दिखा रहा था कि बच्चे भी उस रात की गंभीरता को रोहन से ज्यादा समझ चुके थे। हाँ बेटा, प्रियंका ने धीमे से कहा, यही वजह है। डैड, आपने दादू को धक्का क्यों दिया? आर्या की आंखों में आंसू थे, वो बहुत दुखी लग रहे थे। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था, शब्द गले में अटक गए। दादू हमसे कितना प्यार करते हैं, आर्या ने कहा। हमेशा गिफ्ट लाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। आपने उनके साथ बुरा क्यों किया? मैंने सोचा। रोहन हकलाया। आपने क्या सोचा डैड? अभिषेक ने बात काटी, क्योंकि हमें तो लगा कि आप उन्हें नफरत करते हैं। मैं दादू से नफरत नहीं करता, लेकिन आपने उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया। अभिषेक का जवाब किसी वकील की तरह सीधा था। और अब शायद वो भी हमसे नफरत करेंगे। नहीं बेटा, वो तुमसे कभी नफरत नहीं करेंगे, रोहन ने झट से कहा। वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर हम अपने घर में क्यों नहीं रह सकते? मॉम सब पैक क्यों कर रही है? अभिषेक ने पूछा। रोहन सोफे पर बैठ गया, पूरी तरह टूटा हुआ। क्योंकि डैड ने बहुत बड़ी गलती की है। आखिरकार उसने मान लिया, ऐसी गलती जो हमारी जिंदगी बदल देगी। आप दादू से माफी नहीं मांग सकते? आर्या ने उस मासूमियत से पूछा जिसमें अब भी ये भरोसा था कि बड़े लोगों की सारी समस्या एक सॉरी से हल हो जाती है। अब बहुत देर हो चुकी है बेटी। प्रियंका उसके पास आकर बैठ गई। पहली बार पूरे दिन में उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा थकान और दुख था। रोहन, तुम्हें एक बात समझनी होगी। मैं और बच्चे अब कुछ दिन के लिए मेरे मम्मी पापा के घर जा रहे हैं। क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो अपने ही बाप को बच्चों के सामने फर्श पर गिरा दे। प्रियंका ने सीधे कहा। हम फैमिली थे रोहन, पर फैमिली इज्जत और वैल्यूज पर बनती है। तुमने कल साबित कर दिया कि तुम्हारे पास ना इज्जत है ना वैल्यूज। रोहन ने पत्नी, बच्चों, सूटकेस, टेबल पर रखे इविक्शन नोटिस को देखा। सिर्फ 24 घंटे में उसने अपनी पूरी जिंदगी एक झटके में बर्बाद कर दी थी। और सबसे दर्दनाक बात यह थी, पापा सही थे। ये सब उसी की कमाई हुई सजा थी। गिरावट की असली शुरुआत 25 अक्टूबर की वो दोपहर रोहन की जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक दोपहर बन गई। प्रियंका बच्चों का सामान साफ साफ अलग कर रही थी और रोहन बेताबी से अपना फाइनेंशियल नुकसान संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके कई अकाउंट पहले ही ओवरड्राफ्ट में थे। घर का होम लोन, उसकी गाड़ी का ईएमआई, कंपनी से मिला क्रेडिट कार्ड, सब कुछ पापा की गारंटी पर टिका था। अब जब महेंद्र ने सारी गारंटियां और पावर वापस ले ली, दम घोटने वाली फोन कॉल्स शुरू हो गईं। पहले फोन आया एक बड़े प्राइवेट बैंक से। हेलो मिस्टर रोहन मेहता, हम एचडीएफसी बैंक से बोल रहे हैं। आपके होम लोन की गारंटी आपके पिता द्वारा कैंसिल कर दी गई है। अब पूरी जिम्मेदारी आप पर है, वरना प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन मेरी ईएमआई तो टाइम पर जा रही थी। रोहन घबरा गया। सर, गारंटर हटते ही लोन तुरंत डिमांड में चला जाता है। या तो पूरी रकम क्लियर कीजिए, वरना हम लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू करेंगे। कॉल कट होने से पहले ही दूसरा फोन आ गया।
आईसीआईसी बैंक से बोल रहे हैं। आपकी कंपनी का ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट लाइन गारंटी हटने के कारण फ्रीज कर दी गई है। आपको तुरंत ब्रांच में उपस्थित होना होगा। फिर तीसरा, एक्सिस बैंक, आपका कार लोन डिफॉल्ट में जा रहा है। गारंटर हटने के कारण वाहन की रिकवरी शुरू की जा रही है। सिर्फ 15 मिनट में रोहन के फोन पर लगातार कॉल्स की बौछार होने लगी। होम लोन, कार लोन, कंपनी कार्ड, ओवरड्राफ्ट, हर जगह से बस एक ही बात, गारंटी हट चुकी है, अब सब कुछ तुम पर है। कुछ ही देर में रोहन के फोन पर कुल 47 मिस्ड कॉल्स चमक रहे थे। प्रियंका ने डरते हुए पूछा, अब कहां सोओगे आज रात? पता नहीं, कोई सस्ता सा लॉज देख लूंगा जब तक सब संभल जाए। रोहन, मेरी तरफ देखो, प्रियंका ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा। तुम्हें सच में लगता है ये सब संभल जाएगा? तुम्हारे पापा वो इंसान हैं जो किसी बात पर अचानक रिएक्ट नहीं करते। उन्होंने ये सब सोच समझकर स्थायी तौर पर किया है। लेकिन वो मेरे पिता हैं प्रियंका, आखिर में तो माफ कर ही देंगे ना? जिस तरह तुमने उन्हें दादू के सामने गिराया, उसी तरह वो भी तुम्हें जिंदगी के सामने गिरा चुके हैं। प्रियंका ने कड़वी सच्चाई रख दी। और हां, उन्होंने मेरे पापा से भी बात कर ली है। अब तुम कहीं भी सेफ नहीं हो। शाम होते होते प्रियंका ने एक ट्रक बुलवा लिया जो बच्चों का सामान उसके मम्मी पापा के घर ले जाने वाला था। बच्चे चुपचाप अपनी साइकिल, खिलौने, स्टडी टेबल, किताबें ट्रक में जाते देखते रहे। डैड हमारे साथ चल रहे हैं? आर्या ने पूछा जब उसकी गुलाबी साइकिल लोड हो रही थी। नहीं बेटा, प्रियंका ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। डैड को पहले अपनी कुछ प्रॉब्लम सुलझानी होंगी। कब तक? आर्या ने बहुत सीधी नजर से पूछा। प्रियंका ने रोहन की तरफ देखा। वो नजर जिसमें सालों का इकट्ठा हुआ भरोसा आज पूरी तरह खत्म हो चुका था। हमें नहीं पता आर्या। अभिषेक, जो अब तक चुप था, सीधे रोहन के पास आया। डैड, क्या आप सच में बिना घर के हो जाओगे क्योंकि आपने दादू के साथ ऐसा किया? बेटा, बात इतनी सिंपल नहीं है। मेरे लिए तो है, अभिषेक ने टीनेजर वाली सीधी भाषा में कहा। आपने दादू के साथ बुरा किया, अब वो आपके साथ कर रहे हैं। स्कूल में भी अगर तुम किसी को धक्का दो तो पनिशमेंट मिलती है। यही हो रहा है। ये एक लाइन रोहन पर किसी फैसले की तरह गिरी। एक बच्चे ने कारण परिणाम का हिसाब उससे बेहतर समझ लिया था। शाम के करीब 7 बजे प्रियंका ने बच्चों के साथ घर खाली कर दिया। अब वो घर, जो कुछ घंटे पहले तक उनका फैमिली होम था, बस किराए की खाली दीवारें और थोड़ा बेसिक फर्नीचर बचा था जो मकान मालिक की प्रॉपर्टी थी। रोहन, ये पेपर साइन करो। प्रियंका वापस आई एक फाइल लेकर। क्या है ये? टेम्पररी सेपरेशन, असेट्स अलग और बच्चों की प्रोविजनल कस्टडी। मेरे वकील ने बनाकर भेजे हैं। तुम वकील के पास भी चली गई? रोहन ने जैसे आखिरी उम्मीद भी खो दी। तुम क्या सोचते थे? प्रियंका ने लगभग फटकारते हुए कहा। मैं बैठकर देखती रहती, तुम कितने नीचे गिर सकते हो। मुझे बच्चों को बचाना है रोहन। तुम्हारा अहंकार अब मेरे बच्चों की कीमत पर नहीं चलेगा। रोहन के हाथ कांपते रहे, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने पेपर पर साइन कर दिए। जब कभी तुम्हारे पास बच्चों के लिए रहने लायक काबिल जगह होगी, तब वीकेंड पर मिल सकते हो, प्रियंका ने ठंडे अंदाज में कहा। कब होगा ये तुम ही तय करोगे, अगर कभी किया तो। 8 बजे तक रोहन बिल्कुल अकेला खड़ा था। एक ऐसा घर जो अब उसका नहीं था। जेब में सिर्फ कुछ हजार रुपए और एक छोटा सा सूटकेस। बाकी उसका सामान कंपनी के स्टोर रूम में बॉक्सों में बंद पड़ा था। सस्ता लॉज, महंगा सब। रोहन सड़क पर निकल आया। मुंबई की रात रोशन थी। लाइटें, ट्रैफिक, त्योहारों का मौसम, पर उसे लगा पूरी दुनिया उसके बिना ही आगे बढ़ रही है। उसे दादर स्टेशन के पास एक सस्ता सा लॉज मिल गया। 3 रात के लिए लगभग 5-6 हजार। बाकी के पैसे कुछ दिनों के खाने पीने और लोकल के लिए। कमरा छोटा था। एक पतला सा बिस्तर, छोटा सा बाथरूम और पीछे की गली की तरफ खुलती हुई खिड़की। वो बिस्तर पर बैठा अपनी हालत के बारे में सोच ही रहा था कि उसका फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो, रोहन मेहता बोल रहा हूं। मिस्टर रोहन नमस्ते, मैं एडवोकेट देशमुख, एडवोकेट्स देशमुख एंड पाटिल से बोल रहा हूं। आपके पिता श्री महेंद्र मेहता ने हमें आपके लिए एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने को कहा है। किस बात का नोटिस? वो किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट आपसे नहीं रखना चाहते। ना कॉल, ना मैसेज, ना विजिट, ना किसी के जरिए दबाव। अगर आपने ये सीमा तोड़ी तो वो आपके खिलाफ हरासमेंट और रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर की कार्रवाई करेंगे।
लेकिन वो मेरे पिता हैं, रोहन चीख पड़ने वाला था। कानून की नज़र में हर बालिग इंसान को हक है कि वो किससे रिश्ता रखना चाहता है और किससे नहीं। उनका फैसला स्पष्ट है। ये बातचीत यहीं खत्म होती है मिस्टर रोहन। कॉल कट हो चुकी थी। रोहन के पास अब ना घर था, ना पैसा, ना परिवार, ना पिता, और अब तो उन्हें देखने की इजाजत भी नहीं। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर एक ही दिन में कई सालों की थकान उतर आई थी। गिरती साख, बंद होते दरवाजे। अगले कुछ हफ्ते रोहन ने पूरा शहर छान मारा। उसका रेज्यूमे कभी उसका सबसे बड़ा हथियार था। सीईओ मेहता कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ नाम देखकर लोग खुद हाथ मिलाने दौड़ते थे। अब वही नाम उसके लिए दाग बन चुका था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफी छोटी दुनिया होती है, सबको सबकी खबर रहती है। महेंद्र मेहता के बेटे ने पिता के साथ क्या किया, ये आग की तरह फैल चुका था। हर दफ्तर में लगभग एक ही जवाब मिलता, सो सॉरी मिस्टर मेहता, अभी कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन मुस्कान बता रही थी कि असल मतलब था, हमें ऐसे आदमी की जरूरत नहीं जो अपने ही बाप का नहीं हुआ। 4 जनवरी तक उसके पास पैसे भी खत्म हो गए। लॉज की पेमेंट खत्म, हाथ में कुछ 100 रुपए। आखिरकार उसने ऐसा काम ढूंढने का फैसला किया जो पहले उसने कभी सोचा भी नहीं था। औद्योगिक सफाई क्लीनिंग कंपनी में नौकरी। शहर से थोड़ा बाहर एक कंपनी थी, शांति फैसिलिटी सर्विसेज। ऑफिस, मॉल वगैरह साफ करने वाली। इंटरव्यू लेने वाली 45 साल की सख्त सी दिखने वाली औरत थी, सीमा अरोड़ा। पहले कभी क्लीनिंग का काम किया है? सीमा ने सीधा पूछा। नहीं, रोहन ने सच बोला, लेकिन जल्दी सीख लूंगा और मुझे अभी तुरंत काम की जरूरत है। इतनी हाई प्रोफाइल जॉब का एक्सपीरियंस, सीईओ थे, और अब यहां। रोहन ने आधा सच आधा दर्द छुपाकर कहा। पार्टनर के साथ मतभेद हो गए थे, अब शुरू से शुरू करना है। सीमा ने उसे ध्यान से देखा। वो खुद एक ऐसी औरत थी जिसने जीरो से बिजनेस खड़ा किया था, इसलिए उसे सच्ची मजबूरी और नकली अहंकार में फर्क मालूम था। काम मुश्किल है, रात की शिफ्ट है, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तनख्वाह 15-18 हजार के बीच, ओवरटाइम अलग। तैयार हो? पूरी तरह। रोहन ने बिना हिचकिचाए कहा। ठीक है, कल रात से शुरू करो। एक दिन भी लेट हुए तो तुम्हारी जगह 50 लोग तैयार बैठे हैं। और उस रात से रोहन की जिंदगी का सबसे कड़वा और सबसे सच्चा चैप्टर शुरू हुआ। पोछा, केमिकल और गिरा हुआ अहंकार। रात के 10 बजे वो नरीमन पॉइंट के एक बड़े कॉर्पोरेट टावर में पहुंचा। जहां पहले वो मीटिंग के लिए ब्रांडेड सूट पहनकर आता था, आज वहां वो पोछा और झाड़ू लेकर आया था। उसके हाथ जो कभी करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया करते थे, अब टॉयलेट साफ कर रहे थे, डस्टबिन खाली कर रहे थे, केबिन के शीशे चमका रहे थे। ब्रांडेड शर्ट पैंट की जगह अब नीली यूनिफॉर्म थी जिस पर लिखा था शांति फैसिलिटी सर्विसेज। शुरुआती कुछ हफ्तों में यह काम उसे अंदर तक तोड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे यही काम उसे जोड़ने लगा। उसी टीम में उसके साथ मजदूर, प्रवासी, सिंगल मदर्स, कॉलेज के स्टूडेंट और बूढ़े रिटायर्ड लोग थे जो अपनी पेंशन के साथ थोड़ी आमदनी और जोड़ना चाहते थे। ये लोग ना तो उसका सरनेम जानते थे, ना उसकी पुरानी पोस्ट। उनके लिए वो बस एक और वर्कर था जो रात में उनके साथ काम करता है। कहां के हो रोहन? एक रात ब्रेक पर उसका साथी इरफान ने पूछा। यहीं, मुंबई का हूं। पहले क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन में, ऑफिस वाला काम। झूठ नहीं था, पर पूरा सच भी नहीं। धीरे धीरे रोहन ने यह समझना शुरू किया कि असली इज्जत कुर्सी से नहीं, काम से मिलती है। हर रुपए के पीछे अब सचमुच पसीना बह रहा था। दूर से दिखती एक नई पार्टनरशिप इन्हीं दिनों उसके बच्चों के साथ वीकली फोन कॉल्स उसकी जिंदगी की एकमात्र रोशनी बन चुकी थीं। इन कॉल्स के जरिए उसे पिता और ससुर की नई दुनिया के बारे में थोड़ी थोड़ी खबर मिलती थी। दादू और नाना अब साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक दिन आर्या ने बहुत नॉर्मल टोन में कहा, मम्मी कहती हैं बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं उनका। यानी जिस पार्टनरशिप के लिए रोहन ने अपने पिता को गिराया था, वो पार्टनरशिप अब वैसे ही बन चुकी थी, बस उसमें वो खुद शामिल नहीं था।
कुछ वक्त बाद एक दोपहर किसी छोटे इंटरव्यू से ठुकराकर लौटते हुए रोहन मेरीन ड्राइव के पास रास्ता बदलकर शांत होने के लिए एक गार्डन में चला गया। उधर से गुजरते हुए उसने जो नजारा देखा उसके कदम वहीं जम गए। एक बेंच पर महेंद्र मेहता और राजीव मल्होत्रा साथ बैठे थे। उनके सामने आर्किटेक्चरल प्लान फैले हुए थे। वे दोनों किसी प्रोजेक्ट पर पूरे जोश में चर्चा कर रहे थे। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह नहीं थी कि दोनों साथ थे, बल्कि ये कि पापा इतने ज्यादा खुश लग रहे थे। उनके चेहरे पर वो रौनक, वो ऊर्जा जो रोहन ने सालों से नहीं देखी थी। वो पास नहीं जा सकता था, लेकिन पैरों की आड़ से थोड़ी आवाजें सुन पा रहा था। राजीव, ये कॉलम अगर 2 मंजिल और उठा दें तो स्ट्रक्चर आराम से संभाल लेगा, महेंद्र प्लान पर पेंसिल घुमाते हुए कह रहे थे। तुम्हारे हाई राइज एक्सपीरियंस ने इस प्रोजेक्ट को एक अलग लेवल दे दिया है और तुम्हारा फाउंडेशन वाला अनुभव पूरे गेम को सुरक्षित बना रहा है। राजीव हंसे। सच कहूं, तुम्हारे साथ काम करना मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे बिजनेस डिसीजंस में से एक है। ये पार्टनरशिप तो काफी पहले हो जानी चाहिए थी। रोहन के दिल में एक साथ दर्द भी उठा और एक कड़वी समझ भी। उसके पिता ने सिर्फ पार्टनर नहीं पाया, उन्होंने एक ऐसा दोस्त पाया था जो उनकी इज्जत को समझता था, ना कि उसे कुर्सी पर बैठाने के लिए किसी और को गिराते रहता। कुछ देर बाद राजीव ने कैजुअली पूछा, बच्चे कैसे हैं? अभिषेक और आर्या? महेंद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कमाल के हैं, समझदार, सेंसिटिव, हमारे पूरे झगड़े से ज्यादा मैच्योर निकले। जिस तरह उन्होंने यहां की सिचुएशन को हैंडल किया, मुझे खुद उनसे सीखना पड़ा। ये उनकी परवरिश है महेंद्र, राजीव बोले, जो तुमने दी है। तुम्हारी बेटियों जैसी पोती और बेटे जैसा पोता यूं ही नहीं बन जाते। उम्मीद तो यही करता हूं, महेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा। कम से कम वो अपने पिता की गलतियों के बोझ तले नहीं दबें। मैं उनको साफ साफ बताता हूं, तुम्हारी मां, तुम लोग किसी की कोई गलती नहीं थी। बस रोहन ने वो लाइन पार कर दी जहां से वापसी आसान नहीं होती। फिर राजीव ने वो सवाल पूछा जो रोहन के दिल को सीधे चीर गया। कभी मन करता है रोहन से सुलह करने का? कुछ पल के लिए महेंद्र चुप रहे, तालाब की पानी की सतह को देखते रहे। 42 साल तक मैंने सोचा मैं अपने बेटे को जानता हूं, उन्होंने धीरे धीरे कहा। मुझे लगा मैंने उसे वैल्यूज दी हैं, इज्जत सिखाई है, परिवार की अहमियत बताई है। उस एक रात मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं गलत था। लोग बदल भी तो सकते हैं महेंद्र, राजीव ने नरमी से कहा। बदल सकते हैं, महेंद्र ने सिर हिलाया, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब कोई इंसान अपने कर्मों के नतीजे भुगतता है। अगर मैं उसे आसानी से माफ कर दूं तो वो क्या सीखेगा? और मेरे पोते पोती क्या सीखेंगे कि दादू को गिराओ, थोड़ी देर रो लो, फिर सब नॉर्मल? तुम्हारी बात सही है, राजीव ने माना। मैं उसे जिंदगी भर सजा देने की कोशिश नहीं कर रहा, महेंद्र ने साफ कहा। मैं बस चाहता हूं कि अगर कभी वो लौटे तो अंदर से बदला हुआ इंसान बनकर आए, सिर्फ मजबूरी में नहीं। शायद वो दिन आए, शायद ना आए, लेकिन जब तक मेरे सामने उस बदलाव का सबूत नहीं होगा, मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता। रोहन बिना दिखे वहां से दूर हट गया, लेकिन ये पूरी बातचीत उसके अंदर गूंजती रही। उसे पहली बार स्पष्ट रूप से समझ आया, पापा नफरत से सख्त नहीं हुए थे, सिद्धांतों से हुए थे। असली सवाल, पापा कब बदलेंगे नहीं, मैं कब बदलूंगा? उस रात ऑफिसों की फर्श साफ करते हुए रोहन एक बात सोचता रहा। क्या मैं सच में बदल रहा हूं या बस ये सब सह रहा हूं इस उम्मीद में कि एक दिन सब वापस मिल जाएगा? जवाब उसे खुद को ही कड़वा लगा। हां, वो काम कर रहा था, सादगी से रह रहा था, पर मन के एक कोने में अब भी ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी पापा पिघल ही जाएंगे। लेकिन पार्क में सुनी बातों ने ये साफ कर दिया था, पापा आगे बढ़ चुके हैं, वो उसका इंतजार नहीं कर रहे। उन्होंने अपने लिए एक नई दुनिया बना ली है जिसमें रोहन की जरूरत नहीं बची। अगर रोहन को वाकई कभी कोई रिश्ता वापस चाहिए तो उसे सिर्फ दर्द सहना नहीं बल्कि ईमानदारी से बदलना होगा। 1 साल बाद वही शहर, नया आदमी। दिवाली फिर से आ चुकी थी।
जिस रात से सब कुछ टूटा था, उसके ठीक 1 साल बाद मुंबई फिर से रोशनी, आतिशबाजी, शॉपिंग और ट्रैफिक से भर चुकी थी। रात में शिफ्ट खत्म करके जब वो नरीमन पॉइंट से लोकल पकड़ने जा रहा था, उसने कांच के ऊंचे टावरों की तरफ देखा। उन्हीं में से किसी एक टावर में वो पहले मीटिंग्स करता था। आज उन्हीं टावरों की फर्श साफ करके घर जा रहा था। पर एक बात साफ थी, वो अब पहले वाला आदमी नहीं था। सीमा ने उसकी मेहनत देखते हुए 2 महीने पहले ही कहा था, रोहन, अब तू सिर्फ क्लीनर नहीं, मैं चाहती हूं कि तू रात की टीम का सुपरवाइजर बने। क्योआ टावर्स के क्लाइंट ने खास नाम लेकर कहा है कि तू ही उनकी फ्लोर देखे। 18-20 हजार की सैलरी, थोड़ा ओवर टाइम और वर्किंग क्लास एरिया में एक छोटा सा अपना कमरा, ये सब कोई लग्जरी नहीं था, पर इज्जत भरी जिंदगी जरूर थी। उसने सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा, दीवार पर अभिषेक और आर्या की तस्वीरें लगाईं, रसोई में सस्ते बर्तन रखे और अपने कमरे को सजा लिया, कम पैसे में, ज्यादा गर्व के साथ। हफ्ते में 2 बार वो बच्चों से वीडियो कॉल करता था। इन कॉल्स में उसे बार बार ये महसूस होता कि बच्चे भी 1 साल में काफी बड़े हो गए हैं, सोच में, सवालों में, नजरों में। एक शाम आर्या ने सीधे पूछा, डैड, आप सच में ठीक हो ना? आपकी आवाज पहले जैसी नहीं लगती। कैसी लगती है अब? रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। पहले हमेशा ऐसा लगता था आप कहीं जल्दी में हैं, कोई मीटिंग, कोई कॉल, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। अब लगता है आप वहीं हो जहां आपको होना चाहिए। 13 साल की बच्ची की ये लाइन रोहन के दिल में उतर गई। वो सच था, पहली बार उसे अपनी छोटी सी सीधी साधी जिंदगी में एक अंदरूनी शांति महसूस हो रही थी। तुम सही कह रही हो बेटा, उसने माना, शायद मैं वाकई अब वहीं हूं जहां से मुझे सच में सीखना था। आप कभी दादू से फिर बात करने की कोशिश करोगे? आर्या ने सीधी सी बात पूछी। पता नहीं बेटा, ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है, पर आप चाहते हो? रोहन ने लंबा सांस लेकर कहा। मैं चाहता हूं कि वो ये देखें कि उनका बेटा अब वो नहीं रहा जो 1 साल पहले था। मैं उनसे कुछ मांगना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि अगर वो कहीं से मुझे देखें तो उन्हें शर्म ना आए। एक छोटा सा मैसेज, बड़ी थी उसमें आस। दिवाली की रात कुछ कॉरपोरेट ऑफिसों में स्पेशल पार्टी के बाद की सफाई थी, तो उसे भी काम पर जाना था। रात 3 बजे के करीब जब वो 20वें माले की कांच की खिड़की से पूरा मुंबई शहर रोशनी में नहाया देख रहा था, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अभिषेक का मैसेज था, डैड, आज दादू ने आपके बारे में पूछा। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 1 साल में यह पहली बार था कि पापा ने उसके बारे में सीधे बच्चों से कुछ पूछा था। उसने तुरंत रिप्लाई किया। क्या पूछा? पूछा, रोहन कैसा है, जॉब कर रहा है, रहने की जगह है उसके पास? हमने बोला, डैड ठीक है, काम भी करते हैं, बस डिटेल नहीं बताते ताकि हम टेंशन ना लें। उनका रिएक्शन? कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उम्मीद है वो वही सीख रहा होगा जो उसे सीखनी चाहिए। रोहन ने यह मैसेज कई बार पढ़ा। यह माफी नहीं थी, ना कोई वापसी का न्योता, लेकिन ये पूरा इग्नोर भी नहीं था। ये कुछ बीच की चीज थी, सख्ती के अंदर छिपी एक हल्की सी उम्मीद। मंदिर में बैठा एक बदला हुआ बेटा। उस रात शिफ्ट खत्म होने के बाद रोहन ने सीधे घर न जाकर पास के एक छोटे से मंदिर का रुख किया, जहां देर रात तक दिए जल रहे थे। वो पीछे की पंक्ति में बैठ गया जहां कम भीड़ थी और बस चुपचाप दिए की लौ को देखता रहा। साल भर में उसने बहुत कुछ खोया था, पैसा, स्टेटस, घर, बीवी, बच्चों का पूरा साथ, पिता का साया। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि उसने कुछ पाया भी है, खुद की नजर में इज्जत। पहले वो एक अमीर, अहम से भरा इंसान था जो सोचता था कि सब कुछ उसका हक है। आज वो रात भर सफाई करने वाला मजदूर था जो थोड़ा सा कमाता था, बहुत सा सीखता था और धीरे धीरे इंसान बन रहा था। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं पापा से फोन, मैसेज, किसी से भी कांटेक्ट की कोशिश नहीं करूंगा, पर मैं एक काम जरूर करूंगा, एक चिट्ठी लिखूंगा। नहीं सॉरी मांगने के लिए, नहीं उन्हें मनाने के लिए, सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए।
उन सजाओं का जिनके बिना मैं शायद कभी इंसान न बनता। वो चिट्ठी जो सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। क्रिसमस या दिवाली नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साधारण सी सुबह थी जब रोहन ने अपने छोटे से कमरे की टेबल पर सस्ता सा कागज रखा और लिखना शुरू किया। पहली लाइन उसने लिखी, प्रिय पापा, फिर रुक गया, काट दिया। 1 साल की दूरी के बाद उसे लगा कि उसे ये हक ऑटोमैटिकली नहीं है। उसने दोबारा लिखा, आदरणीय महेंद्र मेहता जी, मुझे पता है कि मुझे आपसे सीधे बात करने का कोई हक नहीं है और मैं आपकी उस इच्छा का पूरा सम्मान करता हूं। ये चिट्ठी आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए है कि इस 1 साल में मैंने क्या क्या सीखा है। उसने 4 घंटे तक लगातार लिखा। उसने अपनी तकलीफें नहीं, अपना बदलाव लिखा। कैसे वो रात भर ऑफिस साफ करता है, कैसे उसको पहली बार समझ आया कि हर छोटा काम भी सम्मान वाला हो सकता है अगर वो ईमानदारी से किया जाए। उसने लिखा, 42 साल तक मुझे लगता रहा कि मैं जो कुछ भी हूं वो इसीलिए हूं क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। आज समझ आया कि सिर्फ बेटा होने से कोई हक नहीं मिल जाता। इज्जत खानदान के नाम से नहीं, अपने किरदार से मिलती है, और किरदार आराम से नहीं, सजाओं और सबकों से बनता है। उसने ये भी लिखा कि उसने दूर से पापा और राजीव की पार्टनरशिप देखी है और अब वो समझ गया है। आपको सीईओ बेटे की नहीं, एक इज्जत देने वाले पार्टनर की जरूरत थी। मैं वो कभी नहीं बन पाया क्योंकि मैं अपने हक में उलझा रहा और आपके हक के बारे में कभी सोचा ही नहीं। सबसे मुश्किल हिस्सा था उस दिन का जिक्र, उस रात जब मैंने आपको धक्का दिया। सामने अभिषेक और आर्या थे। मैं इसे आज गलती नहीं कहता, ये जानबूझकर किया हुआ अपराध था। उस पल मैंने अपने सामाजिक दिखावे को आपकी इज्जत से ऊपर रखा। आपने जो सजा दी वो कम नहीं बल्कि बिल्कुल जायज थी। उसने बच्चों के बारे में लिखा, अभिषेक और आर्या पिछले 1 साल में मुझसे ज्यादा बड़े इंसान निकले। उन्होंने आपसे कभी शिकायत नहीं की, मेरे लिए आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। उनकी ये परवरिश आपने दी है। मैं तो बस अपने अहंकार में अंधा था जो ये सब नहीं देख पाया। आखिर में उसने भविष्य के बारे में लिखा, बिना कोई उम्मीद बांधे, मैं ये चिट्ठी आपके माफी के लिए नहीं लिख रहा। माफ करना अगर कभी होगा भी तो वो सालों की सही लाइफ से मिलेगा, किसी चिट्ठी से नहीं। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप अपने फैसले बदलें, ये आपका अधिकार है और मैं उसे पूरी इज्जत से स्वीकार करता हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर कभी आप कहीं से मुझे देखें तो आपको लगे कि मेरा बेटा आखिरकार आदमी बन गया। सबसे आखिर में उसने लिखा, अगर हम कभी ना मिलें तो भी मैं ये मानूंगा कि आपने मुझे सबसे कीमती तोहफा दिया, वो सजाएं जिनकी वजह से मैं अपने असली मूल्य को जान पाया। आपने मुझे हर चीज से ज्यादा खुद की नजर में इज्जत दी है और इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। गहरा सम्मान और हमेशा का प्यार, आपका बेटा जो अब सच में बड़ा हो रहा है, रोहन। उसने चिट्ठी एक सादे लिफाफे में रखी। ऊपर अपने पुराने घर का एड्रेस लिखा, वही घर जिसे अब वो दूर से देखता था। तुरंत पोस्ट नहीं किया। पूरे हफ्ते हर रात सोने से पहले चिट्ठी पढ़ता रहा, जरूरत पर लाइनें सुधारता रहा। आखिरकार 2 जनवरी की सुबह वो डाकखाने गया और चिट्ठी को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया। जवाब, छोटा सा कागज, बहुत बड़ा सुकून। करीब 3 हफ्ते बाद जब वो रात की शिफ्ट से आकर सुबह चाय बना रहा था, पोस्टमैन ने दरवाजा खटखटाया। एक छोटा सा लिफाफा, हाथ से लिखा पता जिसकी लिखावट वो आंख बंद करके भी पहचान सकता था। अंदर एक ही पन्ना था, 4 लाइनें, पर हर लाइन उसके लिए पूरी किताब थी। रोहन, तुम्हारी चिट्ठी मिली और मैंने उसे कई बार पढ़ा। ये जानकर खुशी हुई कि तुम जिंदा हो, ठीक हो और इंसान के तौर पर बढ़ रहे हो। यही वो बदलाव था जिसकी उम्मीद थी। मैं अभी भी निजी तौर पर रिश्ता शुरू करने के लिए तैयार नहीं हूं और शायद कभी ना हो पाऊं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस आदमी बनने की तुमने राह चुनी है उस पर मुझे गर्व है। उसी राह पर चलते रहो। महेंद्र मेहता।
ये मैं तुम्हारे पर गर्व करता हूं शायद उससे ज्यादा भारी था जितना कोई मैं तुम्हें माफ करता हूं होता। ये मेल मिलाप नहीं था पर स्वीकृति थी। ये प्यार का इजहार नहीं था पर एक इंसाफी नजर जरूर थी। पहली बार उस रात से लेकर आज तक रोहन ने खुद को पूरी तरह शांत महसूस किया। उसे समझ आ चुका था कुछ रिश्ते शायद कभी पहले जैसे नहीं बनते पर इंसान फिर भी बेहतर बन सकता है। असली मंजिल किसी का दिल जीतना नहीं, अपने भीतर ऐसा इंसान बनना है जो इज्जत के लायक हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से क्या रोहन को कभी दूसरा मौका मिलना चाहिए या नहीं। अगली कहानी सुनने के लिए स्क्रीन पर बाईं तरफ दिख रहे बॉक्स पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद, आपने दिल से ये कहानी सुनी।